सो हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो कि हम आपके दिसंबर के 1 to 15 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स थे, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे ही करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से जो है हम आपके जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उन सब की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला करंट अफेयर। नाउ जब मैं पहले करंट अफेयर की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरा एक फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो है आ जाता है। ठीक है, एंड वो कौन सा है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। नाउ ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू कैन सी कि इसके मेंबर्स कौन कौन है, एंड इंडिया भी इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर जो है रह चुका है। नाउ जब हम बात करते हैं तो ऑन 4th of July फाइनल डे ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट कंसीडर किया जाता है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। राइट, यहाँ पे इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, वो भी पहुंचे थे। ठीक है, एंड उन्होंने जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे वांग यी, उनके साथ बात करी। नाउ जब हम बात करते हैं, जयशंकर जो है पहले भी ऐसे मीटिंग्स कर चुके हैं। बायलेटरल मीटिंग्स का मतलब क्या होता है? लाइक एक दूसरे से करना, दैट दे आर गोइंग टू बी टू डिफरेंट ग्रुप्स, एंड दो डिफरेंट ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली मीटिंग जो है यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, जब हम आगे चलते हैं तो इन्हीं में और भी मेंबर्स थे आपके एससी के, जैसे तजाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, रशिया आपको देखने को मिलेगा, एंड जो सबसे न्यूएस्ट मेंबर है दैट इज योर बेलारूस, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली जो समिट थी वो आपकी 2 दिन तक चली थी, एंड इट स्टार्टेड ऑन वेडनेसडे। लाइक व्हाई आई एम स्पेसिफाइंग द डेट हियर, बिकॉज समटाइम्स जो आपके एग्जामिनर्स हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, आपको वर्ड्स में ना उलझा देते हैं। वर्ड्स में उलझाना मतलब थर्सडे लिख देंगे, वेडनेसडे लिख देंगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड और टू लर्न द डे, कि उस दिन कौन सा डे था साथ साथ, बिकॉज नहीं करोगे तो ये ना पाइल अप होता जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ओके, सो जब मैं एससीओ की बात करती हूँ तो एससीओ जो है वो आपका 2001 में एग्जिस्टेंस में आया था। नाउ जब हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे नेमिंग मेंबर्स कौन कौन रहे थे इसके, तो वो थे आपके चाइना, रशिया एंड कजाकिस्तान। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करते हैं तो शंघाई 5 करके भी ग्रुप फॉर्म हुआ था, जो 1996 में फॉर्म किया गया था, एंड उसी में बेसिकली ये ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। दिस आर नेमिंग ग्रुप्स एज वेल, बिकॉज हु were the first members and they decided to have a group, ठीक है, to have this kind of grouping and वहां पे चीजें डिस्कस करना। ओके, आज के टाइम पे लगभग वी हैव 10 मेंबर्स, जिसमें से मेजर कौन कौन से हैं? रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान कजाकिस्तान एंड कजाकिस्तान। ऑब्जर्वर मेंबर्स कौन से हैं? बेसिकली चाइना इज देयर, अफगानिस्तान इज देयर, Mongolia is there, Pakistan is there, India is also there from 2017, Iran is there, and the newest member is Belarus. So whosoever is preparing here for static exams as well, like for FCAT or SSC, so for them these years are really important because these exams are directly focused on the static data. But who all are preparing for like NDA, CDS, CAPF, UPSC, PSC, HPSC? For them, it's really important to learn the static as well as the theoretical data. Okay, चलिए now next we have the background. Now background में we get to know जो इसका डेजोल्यूशन था ऑफ यूएसएसआर का, वो 1919 में निकला था, जहां पे हमें 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स देखने को मिली थी। ठीक है, वहीं पे वी गेट टू नो कि हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट रीजनल ग्रुप आए, ठीक है, कुछ एथनिक टेंशंस आई, एंड वहीं पे वी गेट टू नो कि हमें इन इश्यूज को मैनेज करने के लिए ग्रुप चाहिए, जो क्या था आपका, सिक्योरिटी मैटर्स को देखेगा। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमें पता चला कि एससीओ की स्थापना कर दी गई आपके 15 जून 2001 में। नाउ ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उज्बेकिस्तान एंड 6 मेंबर्स को कंसिस्ट करती है। नाउ व्हाट इज द मेजर एम्स ऑफ एससीओ? कि म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करें, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। फ्रेंडशिप को भी बिल्ड करें, अगर हम बात करते हैं
तो नेबरली रिलेशंस भी अच्छे हों आपके, ठीक है, एंड इसी के साथ साथ पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चर स्पेयर्स में भी हम क्या करें, आगे बढ़े। मतलब इन चीजों के बारे में लोगों को शिक्षा दी जा सके, एनर्जी प्रोवाइड की जा सके, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म के बारे में बता सकें, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। नाउ आगे चलते हैं। तो ये क्या है, जॉइंट मेंटेनिंग सेफ गार्ड एंड पीस सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको एक बहुत लूपहोल में बात बता देती हूँ कि जब शुरू शुरू में 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स फ्री हुए तो उनको ना डर लगने लगा कि यार हमें सिक्योरिटी नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज आवर स्टेट्स politically correctly and economically correctly. So for all those type of issues, we want an organization, we want a corporation जो आए इकट्ठे एक दूसरे को समझाए that I'm going to help you in economics, I'm going to help in security. So इन सारी चीजों के लिए what we get to know कि ये जो ग्रुप है वो 2001 में स्थापित कर दिया गया था। अब इसका मेजरली काम ही यही है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, और जो छोटे अदर अदर स्फेयर्स बच जाते हैं वहां पे भी हमें देखने को मिलती है। नाउ बेसिकली ये सेफ गार्ड करता है पीस को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, ऑल द रीजन्स में, लाइक whosoever country is associated with this particular organization, this organization is going to make sure कि yes, there's going to be peace, security, stability in that particular region. Not only this, some foster creations are also there, like democracy should be stable, democracy should be there and it should be stable as well. So there should be a fair and rational new international political and economical orders as well, कि जो कंट्री है, ठीक है, उसके पॉलिटिकल भी हो हमें बेसिकली, ठीक है, एंड इकोनॉमिकली भी जो आपके क्या है ऑर्डर्स, वो हमें अच्छी तरह यहाँ पे फॉलो होते हुए दिखाई दे जाए। सो दिस इज लाइक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। Now, what is the basic significance of SCO? So, SCO is one of the few international organization जो सिक्योरिटी के साथ डील करता है। सो रिसेंटली ऑल्सो इन लास्ट लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट एन आर्टिकल इन दैट we read that Draupadi Murmu, our respected president, she claimed, like she said something on Human Rights Day, that cybercrime, mental health, and climate changes are affecting human rights. Okay, so we have already understood the concept of mental health, but when I talk about your cyber crime, so somewhere that cyber crime is directly related to the security word. Why so? Because cyber crime is something which is making us insecure about our private space. Okay, so बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, so they are the one who are going to take care of all the एशियन मेंबर्स, ठीक है, एंड जो भी इनके मेंबर्स है कि सिक्योरिटी में एटलीस्ट वो जो है प्रोटेक्टेड रहे, इंटरनेशनली भी, बॉर्डर्स पे भी। सो यस, दिस इज द मेजर सिग्निफिकेंस। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करते हैं तो रीजनली हैवी वेट जैसे रशिया एंड चाइना हो गया, दे वेरी मच स्ट्रेस्ड इट्स पोजीशन एज एन ऑल्टरनेट टू अ वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर्स, कि ये बहुत ज्यादा अपनी पोजीशन पे स्ट्रेस देते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात कर लेते हैं आपकी थोड़ा सा आगे चल के, तो हमें पता लगता है कि इसके साथ साथ ब्रिक्स की भी जो है ग्रुपिंग है, ठीक है ना, जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है उसमें हमें इंडिया, साउथ अमेरिका, ब्राजील, रशिया, चाइना की भी जो पोजीशंस है वो देखने को मिलती है। नॉट ओनली दिस, वी हैव सम अदर ग्रुप्स एज वेल, दैट इज योर द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है, का जो कजाकिस्तान, ठीक है, आपके उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के साथ क्या है पार्ट करती है। नाउ देयर इज अ पॉइंट, Turkmenistan is also part of CAR but not of SCO. So it's not important that if you're a part of CAR, so you have to be part of this SCO organization as well. Laterly we get to know कि यहाँ पे जो रशिया है उनका मेजर सोर्स क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस रहता है, ठीक है, एंड यही जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं जो है बाकी एनर्जी एंड सिक्योरिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसमें भी बहुत बड़ा वाइटल रोल जो है आपका प्ले करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अब इंडिया का बेसिकली इसमें क्या सिग्निफिकेंस रहा है, अगर हम बात करते हैं ऑन वन लेवल, जो एससीओ मेंबरशिप है वो इंडिया को अलाउ करती है, ठीक है, क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप चाहें
तो ऑन मेंबरशिप ऑफ इंडिया अलाउस की पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस फॉर्मेशन में, ठीक है। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करते हैं तो इट ऑल्सो मेंटेन द कम्युनिकेशन विद मेजर एक्टर्स रीजन, जो इस सिक्योरिटी इशू को फेस कर रहे हैं उनके साथ मेजरली रोल प्ले करते हैं कि देखिए वी आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, बट इन रिटर्न यू ऑल कंट्रीज हैव टू हेल्प अस एज वेल। लेटरली वी गेट टू नो दैट द अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट परमानेंट स्ट्रक्चर विद एन एससीओ इज द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी रैट्स के लिए वी आर स्पेसिफिकली देयर। नाउ वी रियली नीड दिस स्ट्रक्चर because India is like one of those countries who's actually facing issues regarding terrorism. That's why we are part of this. Now, अगर हम बात करते हैं, so it assists member of preparation staging country, जहाँ पे बेसिकली हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हम की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कुछ टेररिस्ट मूवमेंट्स या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग जो है उस पे भी ध्यान दिया जाता है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर organization. Okay. Now, so we have our next news, that is UK announces second ballot for India Young Professional Scheme. Yes, so we have another scheme here, that is UK Home Office has announced a second and a final ballot for India Young Professional Scheme 2024, facilitating young Indian nationals to live, work, study in UK for up to 24 months. Yes, this is a huge news for all of us कि जो यूके है, देखो यूके ने कहा कि भाई देखो तुम लोगों को कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाना है, कोई बात नहीं, हम आप लोगों को एक स्कीम दे देते हैं। सो यूके इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अस कि देखिए हम जो है आपको इस स्कीम के पार्ट होने के लिए एक चांस देते हैं। इस स्कीम के चलते हुए आप जो हैं बेसिकली यहाँ रह सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं अप टू 24 मंथ्स। ओके, एंड ये सारे ही यूथ के लिए है, जो भी इंडियन यूथ है। नाउ ये जो स्कीम है, इट इज पार्ट ऑफ यूके इंडिया मोबिलिटी माइग्रेशन पार्टनरशिप। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज डायरेक्टली पूछ लिया जाता है दैट जो यूके है दैट इज ये क्या है, मोबिलिटी माइग्रेशन पार्टनरशिप है, जो एम करता है कि माइग्रेशन बढ़े दोनों ही नेशन में, बट इट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक वे। इट शुड नॉट बी लाइक कि इंडियंस आर कमिंग इन यूके एंड दे आर स्टेइंग ऑन रोड्स। नो, this is not the condition what we are talking about. So the condition is going to be that we are going to provide you कि कैसे जो है आप बेसिकली अपना ओके। सो नाउ हम लोग ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नाउ कुछ की डिटेल्स हैं बेसिकली इसके रिगार्डिंग, हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो बैलेट पीरियड रहेगा वो कितने टाइम तक ओपन रहता है, ठीक है। तो देखिए वो 16 जुलाई 2024 से लेके वो लगभग 18 जुलाई 2024 तक रहेगा, ठीक है। टाइम इज ऑल्सो मेंशन दैट इज 1:30 PM IST। नाउ जब हम आगे चलते हैं तो वी हैव एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जितने भी आपके जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 18 to 30 members। एजुकेशन क्या रहनी चाहिए, सो दे कैन पोजेस बैचलर डिग्री एंड हायर डिग्री एज वेल, लाइक द क्वालिफिकेशन दी गई है कि 6, 7, 8 लेवल तक वो जा सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है एटलीस्ट GBT 2530 उन पे होना चाहिए। नाउ वी हैव सम डिपेंडेंट्स एज वेल, मस्ट नॉट हैव एनी डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ओल्ड, कि उनके पास जो है कोई भी 18 साल से छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलोकेशन क्या है, तो 3000 प्लेसेस हैं, ठीक है, जो एलोकेट की जाएंगी 2024 में, राइट। एंड जो स्पॉट फिल है वो 2024 बैलेट के अकॉर्डिंग जो है बता दिए जाएंगे। जो 2024 बैलेट ऑफ फेब्रुवरी एंड जुलाई दोनों को कंबाइन करके वी आर गोइंग टू समवेयर डिक्लेयर द फाइनल, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, कि ठीक है इतना पैसा या फिर इतने लोग जो हैं वो इसमें जाएंगे ही जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ स्कीम, कि स्कीम के बेनिफिट्स क्या रहेंगे।
तो देखिए आप जो है बहुत इजीली वीजा लगा पाएंगे यूके का। नॉट ओनली दिस, बहुत ज्यादा लोगों को या फिर हम जो माइग्रेट होंगे इंडियंस, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि आप पढ़ाई कर सकते हो, काम कर सकते हो, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी यूके में एंगेज कर सकते हैं। अब इस है क्या बेसिकली स्कीम कि ये एक एमओयू है जो साइन किया गया था मई 2021 में, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हम आज देख सकते हैं ऑफिशियली लॉ 2023 में कर दिया गया था। एंड वहीं से जो है हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एम क्या है? एम है टू एनहेंस बायलेटरल कॉर्पोरेशन ऑफ माइग्रेशन मोबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड यूके, जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंडिया एंड यूके के जितने भी टाइज हैं उसको स्ट्रांग करेगा कि यस माइग्रेटरी पर्पस पे भी एंड अदर पर्पस एज वेल, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी हमें जो है ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, सपोर्टिव रहेगी। Okay. Now we have five things that India needs to do if Trump comes to the power. So now we all know that India has already witnessed that Trump is in power. So yes, our respected Prime Minister is also happy about this particular decision. So now what our nation needs to do if Trump is there? So first, we see that under Trump, the Republican Party is going to make a big push towards the traditional American co-science range of issues. So what are those issues? That free trade alliance and open borders. So these are going to be three major steps if Trump is going to be there. So as we all know that Trump is there and we are somewhere witnessing these three issues, right? Not majorly, but yes, on slight basis, if you are in touch with newspapers, news in regular basis, then you all are will be agree with me that yes, ma'am, you're saying right, that yes, these things are in, we can say stack of Trump power. So yeah, now US support for the post war global institute by the Washington as well. चलिए देखते हैं that हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। बेसिकली हमें तो पता है कि ट्रम्प जी कुछ करेंगे, बट व्हाट आर द मेजर स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू टेक, so we will discuss those now. So first step that we need to taken, that is trade and economic globalization. So the Republic convene has like anti-globalization instincts. कि जो Trump है, he somewhere want that trade is not going to be the globalized. ठीक है, it should be anti-globalized. It should be very much particular that if you are doing trade with me, then you have to do trade with me. But it can't be possible, right? Because sometimes what happens, like the country, the nation with whom we are doing trade is not giving us that much profit that we required for our nation's economy and GDP. That is the major reason why we have to do multiple trades with multiple countries. Okay, now let's start now. आगे क्या है, जब हम बात करते हैं कि इसको क्या है, वो स्टॉप करना चाहता है आउटसोर्स के प्रोडक्शन को, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ वर्किंग पीपल एट होम एंड मेक अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर अगेन। सो ही वांट्स कि देखो, तुम लोग अपने घर पे काम मत करो, तुम यहाँ आ जाओ, लेट्स डू वर्क टुगेदर, वी आर गोइंग टू पे यू गुड वेज एंड ऑल, देन हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका वापस से सुपर पावर बन जाएगा। आगे द मेन इंस्टीट्यूट फॉर दिस इज डिक्लेयर द ट्रम्प plan for a big hike in tariffs on import. Like जो import है, 10% of all import and 60% of जो China import है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ट्रेड इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे कि जो इंडिया एंगेजमेंट है ट्रम्प के साथ, ठीक है, फर्स्ट टर्म में वो क्या लेके आएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आएगा जिसमें हम लोग इन सारे ही ट्रेड स्टेजेस के बारे में सोचेंगे। लुक, इंडिया इज एट अ ओकेश पोजिशन व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड. So if this happens, then it will not be okayish position anymore. So that's why if Trump takes this particular thing seriously and implement it on a very very serious note, then we have to revisit our strategies regarding trade. We have to rethink about what we can say improvisation we could make to work our strategies in our favor. चलिए आगे चलते हैं। Now, next is security and line. That is another really, really important point for us to focus on because we have already studied a security group that with whom we are associated, that is SCO. Now, on security, India might be a better place than US alliance in Europe and Asia. That
that fear US abandonness. Yes, we are at a quite good place. Now the Republicans are not seeking to isolate America from the world. They want greater reciprocity कि रिपब्लिक सिर्फ ये नहीं करे अमेरिका को आइसोलेट करे, नहीं, हम कुछ और बुरा करना चाहेंगे. On the face of it, non-ally India is not part of that argument, but the military partnership with US is very much central toward India defense. कि हम लोग जो है बेसिकली यूएसए के अगेंस्ट नहीं है, बट ये स्टिल वी हैव टू रीथिंक अबाउट दीज थिंग्स. नाउ दिल्ली जो है इज दस अ फार बीन हेजिटेंट ट्रांसलेटिंग इनटू द मिलिट्री अरेंजमेंट्स कि जो दिल्ली है बेसिकली जो इंडिया यूएस कन्वर्जेंस है वो एक रियल है. दिल्ली में जो स्टेशन है वी हैव टू रीथिंक अबाउट व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन. नाउ जो इंडिया है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है विदाउट मेकिंग एनी कमिटमेंट्स. जब हम इंडिया और यूएस के रिलेशंस की बात करते हैं, नॉट ओनली दिस, अगर हम ट्रम्प्स एंड आर रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज की भी बात जो है करते हैं. चलिए आगे जब हम बात करते हैं तो वी हैव आर डेमोक्रेसी इंटरवेंशनिज्म. नाउ इसमें क्या देखने को मिलता है, जो रिपब्लिक है ना वो बेसिकली फोकस कर रहा है बैटलिंग पे, वोक आइडियोलॉजी पे. ठीक है कि वो क्या कहते हैं, वोक करते हैं, आइडियोलॉजी करते हैं हम लोग. ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्सेशन विद प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स. ठीक है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी देखने को मिलती है एंड बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड अमेरिकन लिबरल भी देखने को मिलते हैं सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प में. डन. ना इमिग्रेशन ओपन बॉर्डर्स, जो इंडिया है ठीक है बेसिकली वो बेनिफिशियरी है अमेरिका के ओपन बॉर्डर पॉलिसी से 1960. आगे जब हम चलते हैं कि जो माइग्रेशन है वो एक टॉक्सिक इशू बनते जा रहा है यूएस डोमेस्टिक पॉलिसी में एंड रिपब्लिक प्लेटफॉर्म में. ठीक है, आगे जब हम चलते हैं तो इंडिया के हिस्ट्री में हमें इन्वेजन्स, ठीक है, लार्ज डिपोर्टेशन ऑफ ऑपरेशन भी देखने को मिले हैं. एंड इंडिया शुड एबल टू वर्क विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटेटिंग माइग्रेशन के रिगार्डिंग, या फिर बिजनेस रहता है या फिर स्पेशली इलीगल माइग्रेशन के रिगार्डिंग. सो कुछ स्टेप्स हमें सीरियस बेसिस पे लेने हैं, कुछ हमें उनके साथ मिलकर लेने, बट येस देयर आर गोइंग टू बी सम थिंग्स दैट रियली नीड टू बी चेंज्ड इफ Trump comes in power, and right now we say that Trump is already in the power right now. ओके, सो यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमें ग्रीड ट्रांजेक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, ट्रम्प ने पावर किया था, प्रॉमिस कहा था कि अमेरिका एनर्जी सुपर पावर रहेगा. ठीक है, तो ही समवेयर प्लानिंग टू सपोर्ट द हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग एज वेल. ट्रम्प जो है वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा एंगेजिंग रहा है. ठीक है, चाहे वो ऑयल कंपनीज हो उसमें भी उनके साथ एक अच्छे हमें बॉन्ड्स देखने को भी मिलते हैं. ना इंडिया जो है वो एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है. ट्रम्प यूएस जो है वो और इम्पोर्टेंट एनर्जी पार्टनर्स बन सकते हैं इफ ट्रम्प कम्स इन द पावर. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाटो. सो आप लोग नाटो को बहुत टाइम बाद सुन रहे होंगे, जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद आप देख रहे होंगे. सुनाओ, जो नाटो है बेसिकली उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया $700 मिलियन का, ताकि वो स्ट्रिंग मिसाइल को क्या कर सके, डिफेंस सिस्टम में ला सके. ना ये जो इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं उसको फोकस करने के लिए जो है आपका बनाया गया है. तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग. चलिए नाउ सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका ये जो स्ट्रिंग मिसाइल है वो है क्या. तो जो स्ट्रिंग मिसाइल है इट इज अ मैन पोर्टेबल सरफेस एयर मिसाइल. ठीक है, जिसको हम मैन पैड्स भी बोलते हैं, विच इज डेवलप्ड बाय अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री. नाउ कुछ इसके सर्विस हिस्ट्री भी रही है कि ये जो है यूएस आर्मी में कब आया था, 1918 में आया था. ठीक है, आज हम बात करते हैं तो यूएस और 29 अदर कंट्रीज के पास भी है. मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, तो बेसिकली जर्मनी के पास जो है ये लाइसेंस है टू मैन्युफैक्चर दीज गन्स और मिसाइल्स. अब इसका पर्पस क्या है, इसका बेसिकली पर्पस ये है कि डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए कि यूएस एंड जितनी भी कंट्रीज के पास है उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. राइट, आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे वी गेट टू नो कि क्या करता है, इमीडिएट एयर सपोर्ट देता है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट. ठीक है, एनिमी नहीं समझना कार्टून वाला, इट्स जो हम कहते हैं दुश्मन, दैट इज एनिमी. ओके,
फीचर्स क्या क्या है, सो वी हैव द रिस्पेक्टेड डायमेंशंस है, लाइक ये क्या है 1.5 मीटर टू लॉन्ग है, 70 मिलीमीटर डायमीटर, 10 सेंटीमीटर फेंस है। वेट क्या रहता है, सो वेट इज अराउंड 15 किलोमीटर्स। डिप्लॉयमेंट क्या है, इट कैन बी कैरिड एंड फायर्ड बाय एनी ट्रूप्स, ठीक है, माउंटेड भी ले जा सकते हैं, व्हीकल्स पे भी ले जा सकते हैं, शॉर्ट रेंज भी हमें देखने को मिलती है एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग। टेक्नोलॉजी क्या है, सो इट इज योर टारगेट्स हीट सिग्नेचर, दैट इज utilize a passive infrared seekers to lock and targets the heat signature. मतलब we can put a target in this and then वो अपने अकॉर्डिंग उस टारगेट को क्या कर देंगे, शूट कर देंगे। बेसिकली आपने देखा होगा ना, टेलीविजन में होता है कि रॉकेट पीछे, सॉरी मिसाइल जो है कि इंसान के पीछे या किसी क्राफ्ट के पीछे लगाए हुए, सो दैट काइंड ऑफ मिसाइल्स। ऑपरेशन क्या है, इट इज अ फायर एंड फॉरगेट, नाउ वेपन रिक्वायरिंग नो फर्दर इनपुट फ्रॉम ऑपरेटर। एक बार लॉन्च हो जाए कि एक बार भाई हो गया लॉन्च, चलो हमने छोड़ दिया, अब इसको जो करना है ये करता रहे और बेसिकली जो टारगेट है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर सके। नेक्स्ट, सो नाउ नेटो, नाटो जो है वो डिफेंस बूस्ट के लिए इसको लेके आए। जो नाटो है दैट इज इन वॉशिंगटन में, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथ करना है डिफेंस इंडस्ट्री को, जितनी भी है उनको एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है प्रोवाइड करनी है। Why there is a need to provide a strong defense to countries? Because it's really evident nowadays that each and every country is having conflict was with one and another countries, like one or more countries ke sath they have conflict. So just to make sure that their country is protected, the citizens of those countries are living safely, so just to make ensure those things, we need these kind of defense boost systems. Now, we have some US political divisions and NATO. So the context is that the summit happened, and as you can say, NATO वापस से यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद ही दिखा है। So देखिए, the summit occurs uncertain due to the US political divisions, now which delayed the weapon shipment to Ukraine. So US की वजह से weapon shipment delay हो गई थी। कंसर्न क्या था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहे हैं वो थोड़े से डाउट रेज कर रहे थे दैट यूएस क्या नाटो को सपोर्ट करेगा, यूएस के नाटो के मेंबर्स को सपोर्ट करेगा। सो देखिए, अभी तक कोई कलेश तो नहीं हुआ है, इट मीन्स यस कि सपोर्ट तो किया गया। चलो, डोनाल्ड ट्रंप जो है बेसिकली वो एक रिपब्लिकन नॉमिनी है जो एनकरेज करते हैं रशिया को एक्ट अगेंस्ट नाटो मेंबर्स में। तो एज सच इलेक्शन के या फिर पॉलिटिकल इलेक्शन की वजह से, कोई भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से एज सच अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सो यस, बट या यूक्रेन फेस सम काइंड ऑफ इश्यूज दैट the shipment of these missiles were delayed because of this election. Chaliye, let's move forward now. Oh, it's clear. Now, अब यहाँ पे क्या है, again that we were talking from so long that why NATO released these things, these type of missiles, just to make sure that the defense is strengthening, that each and every country who's purchasing these missiles, they are ensuring their safety and security. So now वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, कि नेटो ने अनाउंस किया है, उसके अलावा प्रायोरिटाइज करते हैं कि वो अलायंस को प्रायोरिटाइज करते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे डिफेंस स्ट्रांग हो। प्लान क्या है कि हर एक जो कंट्री है वो बस अपना डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रांग कर ले, इंटरनल प्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर से हम शायद से देना स्टार्ट करें। इंटरनल प्रोडक्शन इज लाइक कि right now you're purchasing things from us, but after after some months or by next year we are trying कि हम आपके कंट्री में ही एक छोटा सा क्या लगा दे, हब सा लगा दे, ठीक है, फैक्ट्री से लगा दे इस लैंग्वेज में, क्या वहां से जो हो क्या कर सकते हो, फिर ये सारी कर सकते हो। although the pricing is going to be there in somehow or in a big margin, but yeah, it will be beneficial because the expense that going to be used in the import and export, that will be reduced a lot by this. Now we have another news, that is six children, they were died in Gujarat due to your Chandipura virus. Now what is this? So we suspected that on 10th of July this happened कि टोटल 12 केसेस आए थे जिसमें से 6 बच्चों की डेथ हो जाती है। ना व्हाट इज दिस न्यू वायरस? बिकॉज आफ्टर कोरोना वायरस वी ऑल आर लाइक कि whatever the virus is going to come, they're going to harm human lives only, which is true because nowadays viruses, the syndromes, the infections, they are getting so stronger that they are directly
attacking your immune system, your body organs that are really important for a human life or to have a better life. चलिए, now ये जो वायरस है बेसिकली क्या है, आपका एक फैमिली वायरस से आया है, दैट इज रेहेबडोविरिडे, जिसको हम क्या करते हैं, जो और भी लोगों को इंक्लूड करता है, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जिस फैमिली से आपका रेबीज वायरस आया है उसी से आया है। अब इसके कुछ स्पीशीज है, जैसे सैंड फ्लाइज हो गया, ठीक है, तो वो भी ये वायरस को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। मॉस्किटो से भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है। नाउ आगे चलते हैं, तो जो वायरस है वो बेसिकली सलाइवा, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है वहां पे देखा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स के बाइट से भी क्या है, आपको हो सकता है मे बी बच्चों को किसी डोमेस्टिक एनिमल ने बाइट कर लिया, उसकी वजह से हो गया हो। ये जो इन्फेक्शन है वो कब ज्यादा सेवियर होता है, जब जो आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम है, लाइक जो नर्व सिस्टम यू हैव, जब ये वहां पे पहुंच जाए, इट मीन्स नाउ इट्स रियली serious because somewhere it's going to harm your active brain tissues, जो brain tissues, जो those tissues जो या फिर जो आपको सिग्नल भेजते हैं, दे हेल्प टू ट्रांसमिट अ सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो यहाँ से हार्म हो रहे हैं, विच इज एक्चुअली डेंजरस। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और कि भाई ये है क्या। ना व्हाट आर द बेसिकली सिम्टम्स, तो वही कोरोना वाले कि फीवर है, बॉडी एक है, हेडिक है। सो आप देख लो, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, अ वायरस विच इज हार्मफुल टू योर बॉडी, वो सिर्फ एक सर दर्द, बुखार, खांसी, ठीक है, बॉडी एक से ही हो सकता है ना। हमें सीजर्स भी देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स में देखने को मिले, क्या रेस्पिरेटरी ब्लीडिंग भी देखने को मिली है। इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली आपको 24 से 24 to 48 आवर्स के अंदर आपकी हालत इतनी खराब हो जाएगी दैट आप लोग जाओगे ही जाओगे हॉस्पिटल। ओके, आगे कि ये जो है उन ही बच्चों को हो रहा है स्पेसिफिकली जो 15 से छोटे हैं, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे जो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ खेलते रहते हैं, बेसिकली वो लोग। अब इसको कैसे हम लोग बेसिकली मैनेज कर रहे हैं, तो जो ये सारी चीजें कोई स्पेसिफिक हमारे पास एंटी वायरल नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू गिव अ ग्रेट ट्रीटमेंट टू देम, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक कि हाँ जो वैक्सीन है वो अवेलेबल रहे आपकी ट्रीटमेंट के लिए ना। कुछ क्रूशल हो जाता है क्योंकि जब ब्रेन में चला जाता है, इंफ्लेमेशन आ रहा है, प्रिवेंट मोर्टेलिटी, तो उसके लिए डिजीज जो है वो बेसिकली प्रोग्रेसिव है। होता क्या है कि पेशेंट को पहले हाई फीवर होगा सुबह, एंड शाम तक वो किडनी लिवर पे अफेक्ट करना शुरू कर जाएगा, एंड देन our nervous system that we had already studied. Okay. Now, वर्स्ट अफेक्टेड रीजन कौन से रहे हैं इंडिया में? सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, डिजीज महाराष्ट्र में देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र का करंटली हम गुजरात में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है हमें, एंड इससे हमने 300 बच्चों की डेथ भी विटनेस करी है। 2004 में भी देखने को मिला, जहां पे भी डेथ रेट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है फॉर अस। आगे चलते हैं, तो बेसिकली ये जो है कैसे सैंड फ्लाई से एंड जो मॉस्किटोज है उनके थ्रू ही क्या हो रहा है, आगे कहीं ना कहीं जो है आपका ट्रांसमिट हो रहा है। चलिए, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स किया था। वो रिस्पॉन्स ये था कि जो 6 चिल्ड्रंस है वो 10 जुलाई का डेथ हो गई, 12 सस्पेक्ट हुए, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि वो लोग बच जाएं। 2 पेशेंट आपके राजस्थान से भी थे और एक मध्य प्रदेश से था, जिनको गुजरात में ही जो है ट्रीटमेंट आपका प्रोवाइड करवाया गया था इस डिजीज के रिगार्डिंग। इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर फॉर जुलाई यहाँ पे एंड हो जाता है। होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज समझ आ गई होगी। प्लीज नोट्स बनाते रहिए because these news are really really important. Okay, so thank you everyone, have a great evening, do take care of yourself. Thank you.